आज का हमारा चैप्टर 10th है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहली चीज जो रे ऑप्टिक्स है, इसमें ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस होती है टू अकाउंट फॉर द मैक्रोस्कोपिक फिनोमेनन लाइक रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जिसके थ्रू हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बताते हैं। जबकि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को रे ऑप्टिक्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए हमें वेव ऑप्टिक्स की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हमें वेव ऑप्टिक्स की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली उन पर्टिकुलर फेनोमेनन्स को जिसको कि हम रे ऑप्टिक्स से नहीं दिखा सकते, उनको हम वेव ऑप्टिक्स में डील करते हैं। So finally, wave optics. Chapter 10. तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वेव ऑप्टिक्स, वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहती है कि लाइट है क्या। सो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है which travels through a medium, which travels through a medium. ठीक है? In the form of transverse wave motion, in the form of transverse wave motion। तो ये बात काफी हद तक बहुत सारी चीजों को क्लियर कर देती है कि यहां पर हम लाइट को क्या मानने वाले हैं? एक वेव की तरह मानने वाले हैं। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है, और किस फॉर्म में करती है? तो ट्रांसवर्स वेव मोशन में करती है। ठीक है? और जो स्पीड ऑफ लाइट है इन मीडियम, इट डिपेंड्स अपॉन दैट नेचर ऑफ द मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम के नेचर पे डिपेंड करती है। लेकिन अब उसको समझने से पहले हमें जरा वेव फ्रंट को समझना पड़ेगा। ये वेव फ्रंट क्या होता है? तो ये क्या है वेव फ्रंट? इट इज द कॉन्टिन्यूअस लोकस, it is the continuous locus of all the particle of a medium
Well, so it is continuous locus of all the particle of the medium which are vibrating in the same phase, which are vibrating. So which are vibrating in the same phase. तो जैसा आपको बताया मैंने कि continuous locus of all the particle of the medium which are vibrating in the same phase. तो बेसिकली जो वेव फ्रंट होता है वो तीन तरीके का होता है. सबसे पहले होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट. ये स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्या होता है, सोर्स सेंटर पे होता है और यहां से लाइट हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है. तो अगर एक कोई पॉइंट सोर्स हो तो ये कहलाता है स्फेरिकल वेव फ्रंट. ठीक है. उसके बाद होता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट. सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट होता है वो लीनियर होता है. कैसा होता है? लीनियर. जैसे आपने ट्यूबलाइट में देखा होगा, यहाँ ट्यूबलाइट में कैसा सोर्स है? लीनियर सोर्स. और तीसरा होता है प्लेन वेव फ्रंट. प्लेन तो प्लेन वेव फ्रंट में क्या होता है, लाइट बहुत दूर से आती है तो कुछ ऐसी दिखती है, तो प्लेन्स की तरह दिखती है. ठीक है. सो दिस लुक्स एज अ प्लेन वेव फ्रंट. तो बेसिकली सोर्स ऑफ लाइट तीनों में अलग अलग है. स्फेरिकल में पॉइंट सोर्स है, जैसे बल्ब, एक बल्ब को अगर आप लटका दीजिए तो चारों तरफ रोशनी जाती है, तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट यानी वेव फ्रंट लोकस है. लोकस मतलब पाथ, यानी लाइट जो है जिस पाथ को कवर करती है उसी को वेव फ्रंट बोलते हैं. लाइट जिस पाथ में वाइब्रेट करती है उसी को वेव फ्रंट बोलते हैं. तो स्फेरिकल वेव फ्रंट में पॉइंट सोर्स है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में लीनियर सोर्स है, और प्लेन वेव फ्रंट में जो सोर्स है बहुत दूर रखा हुआ है. अब हाइजेंस ने एक प्रिंसिपल दिया. हाइजेंस ने इस पर एक प्रिंसिपल क्या दिया, उसने कहा एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट. अब इस बात को समझिए. ये जो देख रहे हैं आप, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है. एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट. ठीक है. acts as a fresh source of new disturbances called secondary wave front. इसी पॉइंट पर ये जो पॉइंट्स हैं ये फ्रेश डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं, और टी टाइम में क्या होता है, यहां से लाइट ट्रैवल करके जहां तक पहुंचती है. तो मान लीजिए टी टाइम में लाइट यहां तक पहुंची, तो
लाइट की स्पीड है c और t टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया t, तो c इंटू टी जो हो गया ये आपका लेंथ हो गया सेकेंडरी वेवलेट्स का। ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया किसका, सेकेंडरी वेव फ्रंट, क्योंकि c इंटू टी डिस्टेंस पर जब हम एक टेंजेंट डालते हैं तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाता है, यानी ये हुआ सेकेंडरी वेव फ्रंट और ये हुआ प्राइमरी वेव फ्रंट। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट जो बनेगा वो हमेशा c इंटू टी डिस्टेंस पर बनेगा। तो इसको आपको बुक से लिखना है, मैं लेकिन जो स्टेटमेंट है मैं उसको समझा दे रहा हूं। एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट। देखिए इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं जो फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस हैं, इनको सेकेंडरी वेवलेट्स भी बोलते हैं, जो हर डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। दूसरा लॉ उसने कहा कि इसके ऊपर इस c इंटू टी डिस्टेंस पर जो टेंजेंट डाला जाता है उस टेंजेंट को ही हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं। देखिए ये हर कोई एक नया डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है और इस पर जो टेंजेंट डाला जाता है यही क्या कहलाता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाता है। तो दिस इज द हाइजेंस प्रिंसिपल जो कि इन दो फिनोमिनन पर काम करता है। पहला फिनोमिनन कि कितने डिस्टेंस पर सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलेगा, तो c इंटू टी डिस्टेंस पर सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलेगा। अब हम यहां पर अगले टॉपिक में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को इसी थ्योरी पर प्रूफ करने वाले हैं, समझिएगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसी बेसिस पर, मान लीजिए ये एक वेव फ्रंट है, अब मान लीजिए टी टाइम में ये यहां पहुंचा और उसी टी टाइम में ये कहां पहुंचा, यहां पहुंच गया। अब क्या हुआ, यहां से तो देखिए जरा, ए बी, ये बना ए डैश और बी डैश। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि ए से बी डैश का डिस्टेंस और बी से ए डैश का डिस्टेंस कितना होगा, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल c इंटू टी, कितना हो जाएगा, c इंटू टी। क्योंकि यहां से आपको पता है टी टाइम में ये ए डैश पे पहुंचा और यहां से ये बी डैश पे पहुंचा और स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है। ए डैश इज कॉमन इन दोनों ट्रायंगल में, ए डैश देखिए क्या है, कॉमन है। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगल ए बी ए डैश एंड ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश, और ये दोनों जो एंगल हुआ ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। कौन कौन सा, एंगल ए बी ए डैश इक्वल टू एंगल
ए बी डैश ए डैश इज 90 डिग्री एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल। ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ सेमी सर्कल। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सो साइड एंगल साइड से क्या हो गया? ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है? ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? ध्यान दीजिएगा, दिस इज एंगल आई इस ट्रायंगल का, और दिस इज एंगल आर इस ट्रायंगल का। ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो कहने का मतलब है, ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो, दिस इज टेकन फ्रॉम हाइजेंस प्रिंसिपल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्यों, ये क्या है? तो ये बेसिकली हाइजेंस प्रिंसिपल का रेफरेंस लेकर के हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ किया, और कुछ नहीं। और दूसरा लॉ आप जानते ही हो कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये देखिए, ये नॉर्मल है आपका, यहां पर ये नॉर्मल। तो ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में पड़ते हैं। तो इस तरीके से हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस थ्योरी प्रूफ कर। अगला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको प्रूफ करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। अब इसके लिए क्या करते हैं हम? तो अगेन हम एक वेव फ्रंट लेते हैं। अब देखिए, जितने टाइम में ये क्या हुआ, इधर बेंट कर गई, यहां आई, के बाद इधर बेंट कर गई, फिर यहां से यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ बेंट कर गई। ये आपका नॉर्मल है। यहाँ पर ये भी आपका नॉर्मल है। ये भी नॉर्मल है। यहाँ से हमने इसको मिला दिया। यहाँ पे आर्क डाला, तो इस आर्क पर जो टेंजेंट डाला वो हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट है, सेकेंडरी वेव फ्रंट है। सॉरी, तो दिस इज ए बी, दिस इज आवर प्राइमरी वेव फ्रंट। अब ये देखिए, यहाँ पर ये रेयरर मीडियम है, यहाँ C1 स्पीड ऑफ लाइट है, और यहाँ पर क्या है?
c2 speed of light. This is denser medium and this is rarer medium. ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, ये आपका आर हो गया. तो सबसे पहले देखिए, इन ट्रायंगल ए बी ए डैश, यहां से साइन आई निकाल सकते हैं क्या हम? साइन आई क्या हो जाएगा? बी ए डैश अपॉन ए ए डैश. तो बी ए डैश की वैल्यू कितनी हो गई? C1 इंटू टी अपॉन ए ए डैश. सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, इसमें साइन आर कितना हो गया? ए बी डैश अपॉन ए ए डैश. C2 इंटू टी अपॉन ए ए डैश. सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो है स्नेल्स लॉ से डिराइव होता है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू C1 अपॉन C2. इट इज इक्वल टू म्यू. तो फाइनली म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर हो गया, क्योंकि ए ए डैश से ए डैश कट गया, टी से टी कट गया. तो फाइनली प्रूफ हो गया स्नेल्स लॉ. और यहां पर भी वही होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम. तो फाइनली हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हाइजेंस वेव थ्योरी से हमने क्या किया, इसको कंप्लीट कर. इसके बाद ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं, इसको बस नोट डाउन करना है. बिहेवियर ऑफ प्रिज्म लेंस और स्फेरिकल मिरर टुवर्ड्स प्लेन वेव फ्रंट, ये सिर्फ डायग्राम्स बनाने हैं आपको, इसमें कुछ भी नहीं करना है. ये सीधा नेचर बता रही है कि इस तरीके से होता है. अब हम आते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, यहां से रियल वेव ऑप्टिक्स शुरू होता है. सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फेनोमेनन यहीं से इसी में है. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है
According to this principle, when two or more wave motions traveling through a medium superimpose one another, a new wave is formed which resultant displacement at any instant is equal to vector sum of the displacement due to individual ones. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं मतलब दे आर मीटिंग एट द सेम टाइम, तो मान लीजिए ये y1 है और ये y2 है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा y, दिस विल बी द वेक्टर सम ऑफ y1 एंड y2। तो इसका जो वेक्टर सम होगा ये कुछ ये हो जाएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। ये तो तब हुआ जब दोनों सेम फेज में हैं, लेकिन अगर मान लीजिए एक वेव इस तरीके से है और दूसरा वेव ऐसे आ रहा है, दिस इज y1 एंड दिस इज y2, तो यहां जो रिजल्टेंट मिलेगा वो ये मिलेगा। This resultant y is this, in this case y1 minus 2। तो आपने क्या देखा कि दो वेव्स है, दोनों वेव्स में सुपरपोजिशन हो रहा है, लेकिन एक में जब दोनों एक ही साइड हैं तो प्लस हो रहा है, जब दोनों ऑपोजिट साइड में हैं तो माइनस हो रहा है। अब यहीं से इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट आता है। इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी है, यानी कि जब दो लाइट एनर्जी आपस में सुपर इम्पोज होकर अपने इंटेंसिटी को बढ़ा देती हैं, किस केस में बढ़ा रही है? इस केस में बढ़ा रही है, तो उस इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। कौन सा इंटरफेरेंस बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करके उसकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं तो उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। कौन सा इंटरफेरेंस बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी इंटरफेरेंस क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। दो वेव्स आए, दोनों सुपर इम्पोज किया, सुपर इम्पोज करने के बाद उन्होंने अपने लाइट की एनर्जी को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन के केस में एक बार उन्होंने मैक्सिमम कर दिया, एक बार उन्होंने मिनिमम कर दिया। तो जब मैक्सिमम कर दिया तो ऐसा रीडिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है, और जब मिनिमम कर दिया तो ऐसा रीडिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या है। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव and destructive interference.
तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखिए, सबसे पहले हम दो वेव्स लेते हैं। जैसा आपको बताया कि दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करते हैं, तो y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल्स टू b साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब सुपरपोजिशन हुआ, तो सुपरपोजिशन के बाद क्या हो गया? हाँ, तो y इक्वल्स टू हुआ y1 प्लस y2, so this has become a sin omega t तो यहां पर a sin ओमेगा टी साइन a प्लस बी के फॉर्मूला में खोल देते हैं। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। तो इसमें से a कॉमन ले लिया, इसमें से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लीजिए, this will become a plus b cos phi cos ओमेगा टी to be sin phi। तो अब a प्लस बी कॉस फाई को हम मानते हैं r cos थीटा, b sin फाई को मानते हैं r sin थीटा। r जो है यहाँ पर रिजल्टेंट है y और y1, y प्लस y2 का जो y बना था उस y वेव का रिजल्टेंट है यहाँ पर r। तो स्क्वायरिंग और एडिंग कर दीजिए, अगर स्क्वायरिंग एंड एडिंग,
यहां से मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाइव का होल स्क्वायर। तो यहां से आर की टोटल वैल्यू निकलेगी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, क्योंकि साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अब यहां से हम कंडीशन की बात करेंगे। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंडीशन क्या कहता है कि आई जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। और ध्यान रखिए, जो आई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। तो आई शुड बी मैक्सिमम, यानी इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम, और इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। यानी ये कॉस फाई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी, +1। तो फाई कब कब होगा, 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई, ऐसे ऐसे करके 2n पाई। तो फाई की वैल्यू हो गई कितनी, 2n पाई। तो पाथ डिफरेंस जो होता है लैम्डा, वो होता है x इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5। तो लैम्डा बाय 2 पाई और 5 कितना हो गया, इंटू 2n पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, यानी x इक्वल्स टू n लैम्डा। तो ये कंडीशन निकला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। सिमिलरली फॉर डिस्ट्रक्टिव, यहां पर cos फाइव क्या हो जाएगा, -1, और फाइव हो जाएगा 2n-1 पाई। तो यहां पर पार्ट डिफरेंस जो हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 2n-1 पाई। तो लैम्डा बाय 2n-, तो ये है वो कंडीशन जिसमें आप पार्ट डिफरेंस निकालते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। और इसी के साथ साथ एक और रिलेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि बिफोर इंटरफेरेंस, जब इंटरफेरेंस नहीं हुआ था उस समय क्या रिलेशन काम करता था दो वेव्स के लिए। तो I1/I2 इज इक्वल टू a² / b²। जैसा मैंने आपको बताया कि हर वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, और साथ ही साथ उसके विड्थ के रेशियो के भी बराबर होती है।
और आफ्टर इंटरफेरेंस ये I1 I2 अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I मैक्स अपॉन I मिनिमम। तो अब ये ए और बी नहीं रहेगा, अब ये कंबाइंड रिजल्ट देगा। दिस विल बिकम ए प्लस बी की होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी की होल स्क्वायर। तो इन दोनों पे काफी सारे रिलेशन आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे कि जिसमें कि आप इंटरफेरेंस निकालते हो बिफोर और आफ्टर, ठीक है, और उसके बाद फिर आप आगे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब इन दोनों से जुड़ा हुआ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स से ये जो इंटरफेरेंस सामने निकला, तो यहां से हम फ्रिंज विड्थ निकालते हैं। फ्रिंज विड्थ, डेरिवेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC भी बोलते हैं इसको, एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, देखिए कि यहाँ पे डबल स्लिट्स होते हैं, यहाँ पर स्क्रीन होता है और यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट होता है। मान लीजिए कि ये डबल स्लिट है, यहां से एक यहां पहुंचा, यहां से लाइट के रेज यहां पहुंची, पॉइंट पी है, ये स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस डी है। दिस इज स्क्रीन, दिस इज स्लिट। ये जो है स्मॉल डी है, विड्थ ऑफ द स्लिट है। ये इसका मिड पॉइंट है, यहां से ये डिस्टेंस एक्स है। ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस एक्स प्लस d/2 है, ये पूरा, क्योंकि ये भी d/2 हुआ और ये भी d/2 हुआ। ये वाला डिस्टेंस x माइनस d/2 है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखिए तो A से P और B से P का जो पाथ डिफरेंस हुआ, वो पाथ डिफरेंस कितना हुआ? वो होता है PB माइनस PA। अब PB निकालने के लिए आपको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? PBN, और PA निकालने के लिए PAM। तो पहले हम PAM निकालते हैं। एक निकल जाएगा तो दूसरा बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए एक में क्या, PAM में क्या है, ये जो PA स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा? AM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो AM स्क्वायर हो गया D का स्क्वायर प्लस X माइनस d/2 की होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से डी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स माइनस d/2 की होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर।
तो पी ए कितना हो गया, ये हो गया डी 1 + x - d/2 की होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर हाफ। अब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है। बाइनोमियल क्या कहता है कि 1 + x की पावर n 1 + nx के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, पी ए की वैल्यू निकाल ली, सिमिलरली पीबी की वैल्यू भी निकालिए। पीवी की वैल्यू सिमिलरली निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डी 1 + x + d/2 की होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू 1/2। सेम प्रोसेस इसमें भी किया हमने, कुछ भी अलग नहीं किया। और अब इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। तो जो पीबी माइनस पीए आएगा दैट वुड बी एक्स d/d। जब आप पूरे को खोल देंगे, इसमें डाल देंगे वैल्यू, तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी। क्योंकि जगह कम है तो इसलिए लिखने में थोड़ा सा। अब आते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर। देखिए, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इस स्क्रीन के ऊपर ब्राइट फ्रिंज दिखाई देंगे, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो डार्क फ्रिंज दिखाई देंगे। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन है, फॉर ब्राइट फ्रिंज ये जो एक्स d/d है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, n लैम्डा। तो यहां से x निकाल लीजिए, x कितना हो जाएगा, n लैम्डा d/d। तो जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगा दैट इज कॉल्ड x1। x1 के लिए n को 1 लिखना है, तो दैट इज लैम्डा d/d। जो सेकंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगा वो मिलेगा n = 2 पर 2 लैम्डा d/d। तो फ्रिंज विथ होता है दो कंसेक्यूटिव ब्राइट और दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस, दैट इज x2 - x1। तो दिस विल बिकम, जब आप इसमें वैल्यू डाल देंगे, then this will become lambda d/d, lambda d/। तो ये आपका फ्रिंज विथ हुआ। तो जैसे ब्राइट फ्रिंज का निकाला, बिल्कुल इसी तरीके से बुक में डार्क फ्रिंज भी दिया हुआ है, रिजल्ट सेम होना। सिर्फ वहां पर xd/d, ये जो xd/d n लैम्डा लिखा हमने, इसकी जगह हम लिखेंगे 2n - λ/2। उसके बाद फिर अगेन वहां से x1 x2 निकालेंगे और फिर बीटा कर देंगे, तो सेम रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से हमने फ्रिंज विड्थ को कंप्लीट कर लिया। और हमारा जो बेस्ट पार्ट था चैप्टर 10th का, यहां तक था। उसके बाद कोहेरेंट सोर्सेज है, इन सबको बस आपको लिखना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ये कंडीशंस हैं,
सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए लाइट कोहेरेंट होना चाहिए, सोर्सेस स्ट्रॉन्ग लीस्ट बैकग्राउंड के होने चाहिए, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स इक्वल होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स काफी क्लोज होने चाहिए, और जो टू सोर्सेस शुड बी पॉइंट सोर्सेस और वेरी नैरो सोर्सेस होने चाहिए। ये कंडीशंस हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको बुक से लिखनी है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो ये था, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो था, ये जो पूरा इंटरफेरेंस का था वो ये था। अब हम बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट की, जिसमें आता है, ये बेसिकली पूरा का पूरा वेव ऑप्टिक्स दो पार्ट में डिवाइड है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो यहां तक आपको इंटरफेरेंस में पढ़ना था। अब हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन की। सो इट इज डिफ्रैक्शन। अब जैसा मैंने आपको बताया कि फर्क क्या है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। इंटरफेरेंस में क्या होता था, लाइट एनर्जी फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होती थी, लाइट एनर्जी फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होती थी। जबकि डिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट कॉर्नर से बेंड कर जाती है। जब लाइट के रास्ते में आप कोई ऑब्स्टिकल डालते हो तो लाइट कॉर्नर से बेंड कर जाती है, तो उस प्रोसेस को ही हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहां जो आपको पढ़ना है दैट इज डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। क्या पढ़ना है? डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। यहां पर एक लेंस है, यहां पर भी एक लेंस है, यहां पर सिंगल स्लिट है। अब देखिए यहाँ पे डबल स्लिट ना होकर के क्या है, सिंगल स्लिट है। यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से पड़ रही है, यहां से सीधी जा रही है। और यहाँ पर स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे जाकर के ये मिल जाती है। तो जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने सिंगल स्लिट W' रखा हुआ है, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट आई, इस कन्वेक्स लेंस L1 पर पड़ी, L1 पे पड़ने के बाद स्लिट से गुजरती हुई देखिए यहाँ पे बेसिकली हम O, P और P1 तीन पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले, समझिएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ इसी तीन पॉइंट्स का यहां पर प्रेजेंस है। दिस O पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। दूसरा है सेकेंडरी मिनिमा, और तीसरा पॉइंट है सेकेंडरी मैक्सिमा। इन्हीं तीनों की एक्सप्लेनेशन आपको बुक से देख करके इसमें लिखनी है। मैं तीनों पॉइंट्स को समझा देता हूं, बस यही बात बुक में लिखी हुई है।
देखिए सेंट्रल मैक्सिमा क्यों कहते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि लाइट यहां से निकली और यहां से निकलने के बाद इस पॉइंट पर मीट कर गई, और ऐसा करने से जो इसका पाथ डिफरेंस है वो 0 है। सेंट्रल मैक्सिमा के केस में जो पाथ डिफरेंस है वो 0। दूसरा है सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी मिनिमा कब होता है, जब यहां से, ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये विड्थ है, इस पूरे को हम ए बोलते हैं, ये थीटा है, तो ये लेंथ हुआ ए साइन थीटा। तो आप देखेंगे कि अगर ए साइन थीटा को हटा दिया जाए तो यहां से पी ए और पी बी, इसको ए और बी नाम दे, तो ये दोनों सेम हो जाएगा, यानी पाथ डिफरेंस सेकेंडरी मिनिमा में सेकेंडरी मिनिमा के लिए ये जो ए साइन थीटा है ये एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर जो वेवलेंथ है, ये लैम्डा वेवलेंथ की लाइट चली और आप देख रहे हो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, यहां पे देख रहे हो ना, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। तो इन दोनों पॉइंट्स को लैम्डा बाई टू में एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से यहां की इंटेंसिटी मिनिमा हो गई। तो इसीलिए इस पॉइंट को सेकेंडरी मिनिमा कहते हैं, और इस यहां पर जो कंडीशन फॉलो होता है, ये जो पाथ डिफरेंस है ये एन लैम्डा के बराबर हो जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट सेकेंडरी मैक्सिमम, जिसको कि दिखाया नहीं जा सकता। यहां पर क्या होता है, लाइट यहां पर 3 λ/2 में डिवाइड हो जाती है, वेवलेंथ जो होता है 3 λ/2, तो ये क्या हो गया, λ/2, λ/2 और λ/2, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, दो ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, और इसकी वजह से क्या हो गया, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। तो सेकेंडरी मैक्सिमा का जो रिलेशन होगा दैट वुड बी ए साइन थीटा इक्वल्स टू 2n+1 λ/2। ठीक है, तो फर्क समझिए क्या है, कुछ नहीं, सिंपल है। पहले केस ओ पॉइंट पर दोनों वेव्स सेम डिस्टेंस पे आए, जिसकी वजह से कोई पाथ डिफरेंस नहीं था, तो वहां सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट हुआ। बीच में क्या हुआ, सेकेंडरी मिनिमा पॉइंट हुआ, क्योंकि वहां लैम्डा वेवलेंथ की लाइट आई, दो इक्वल पार्ट में बट जाने के कारण एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया, जिसकी वजह से वहां की इंटेंसिटी मिनिमम हो गई। और तीसरे पॉइंट में 3 λ/2 वेवलेंथ की लाइट आई, जिसने 3 पार्ट में अपने वेवलेंथ को बांटा, दो पार्ट ने कैंसिल कर दिया, एक पार्ट की वजह से इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो ये 3 पॉइंट्स आपको डिफ्रैक्शन में डिस्कस करने होते हैं, और इसी को इस पूरे में दिखाया गया है। यहां पर एक और चीज आपको दिखानी होती है, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा फर्क क्या है इसमें और उसमें। यहां पर देखिए इंटेंसिटी मैक्सिमम के बाद घटती जाती है, इसमें सिंगल स्लिट में, जबकि
डबल स्लिट में सेम रहती थी। ये देखिए, अब यहां पर है लैम्डा माइनस लैम्डा, यहां पर भी है प्लस लैम्डा, और इसके बीच के डिस्टेंस को कहते हैं पाथ डिफरेंस। तो ये पोर्शन x है और ये भी x है, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना हो जाएगा, 2x। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये क्या हो जाएगा, तो जैसा आपने देखा a साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, तो साइन थीटा कितना हो गया, लैम्डा बाई ए। तो अगर ये जो L2 का फोकल लेंथ था, ये अगर बहुत क्लोज हो जाए स्लिट के, तो F जो है D के इक्वल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, F विल बी इक्वल टू D कब, अगर L2 का फोकल लेंथ स्लिट के बहुत करीब आ जाए, तो उस समय जो साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है उस ट्रायंगल में, वो x बाय एफ एंड दैट इज इक्वल टू x बाय डी। यानी आपने क्या देखा कि x बाय डी इज बेसिकली इक्वल टू लैम्डा बाय ए। तो यहां से x निकाल लीजिए, कितना होता है, लैम्डा डी बाय ए। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना होता है, 2x। ये हो गया 2 लैम्डा डी बाय ए। देखिए, किसी भी चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार मैं फिर से आपको पिछले डायग्राम पे लेके चलता हूं। यहां पर देखिए x क्या क्या चीजें हैं, यहां से लेकर ये d है, ये जिस d की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर जो कैपिटल D लिखा है मैंने, वो d ये है। x कौन सा डिस्टेंस है, यहां से सेंट्रल मैक्सिमा से जो लिया है ये x है। ठीक है, तो बेसिकली इसी ट्रायंगल से हमने ये सारी चीजें निकाली। तो इन्हीं पर सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस जो बुक में दिए हुए हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बनाने हैं। ठीक है, ए जो है विड्थ ऑफ द स्लिट्स है। यहाँ पे अब समझ में आ गया होगा आपको कि ये मैंने क्यों लिखा है, ये एफ क्या है, डी क्या है, ए क्या है, ये सब कुछ वहां पर मैंने अब क्लियर कर दिया है। ठीक है, इसके बाद दो टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो देखते हैं हम रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का जो फॉर्मूला होता है, वो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो देखा गया कि जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ, यहां पे देखा गया इस तरीके से
द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, क्या निकाल रहे हैं हम लोग? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है डी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा बाय 2 थीटा के। तो डी इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 साइन थीटा। तो डी इक्वल्स टू, फॉर अ मीडियम, किसी मीडियम में अगर आपने रखा है इसको, तो डी विल बिकम लैम्डा बाय 2 म्यू साइन थीटा। तो जो रिजॉल्विंग पावर होता है माइक्रोस्कोप का, वो था 1/d, यानी 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। So this is the resolving power of microscope. अब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है? The minimum distance between two objects which can just be seen as separate by the optical instrument. किसी भी दो इमेज के बीच का वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पर किसी ऑब्जेक्ट का सेपरेट इमेज देखा जा सके। जैसे आप अपनी हाथ की हथेली को आगे लेके आए तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही आप चीजों को क्लियरली देख सकते हो। तो आपकी आईज का भी अपना एक लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है। तो सिमिलरली यहां पर माइक्रोस्कोप का भी अपना एक रिजॉल्विंग पावर है, उसका एक लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है जो इतने के बराबर होता है, और फिर उसी से हम रिजॉल्विंग पावर निकालते हैं। सिमिलरली टेलीस्कोप का भी, टेलीस्कोप के केस में यही चीज, इसकी वैल्यू याद रखिएगा, ये हो जाता है यहां पे डी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाय डी। So d theta equals to 1.22 lambda by d. So this is the result. और इतनी ही चीजें आपको इस पूरे 10th चैप्टर में सिलेबस में है, जिसको कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कवर करने की कोशिश की। तो चैप्टर 10th हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया।